हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी नीट बायोलॉजी की आज की क्लास में आपको बताया जाएगा जो टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो इससे संबंधित कई सारी एनसीईआरटी पर ही प्योर रिलेटेड बातें आपको बताई जाएंगी और इसके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग नई बातें भी आपको बताई जाएंगी। तो आइए समझते हैं हमारे टॉपिक है प्रोकैरियोटिक में। तो देखिए इसको शॉर्ट पे यहाँ पे कोड से कुछ बताया गया है। पहला है BBMP, ठीक है। तो पहले बी का मतलब होता है बैक्टीरिया, दूसरे का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी, और एम का मतलब है माइकोप्लाज्मा, और पी का मतलब है PPLO। तो ये जो सेल है यहाँ पर जो चारों सेल है ये सब प्रोकैरियोटिक सेल होती है। आगे हम पहले भी यानी बैक्टीरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया 20 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद अपनी संख्या दोगुना कर लेता है। यानी 1 से 2 बने तो 2 से 4, ये हर 20 मिनट बाद होता रहता है। अगर 24 घंटे में इनकी काउंटिंग करी जाए, 24 घंटे में अपनी संख्या कितनी बढ़ा लेंगे? 10 की घात 21 इतनी संख्या बढ़ा लेंगे। इसका मतलब यह है कि जितनी आबादी पूरी दुनिया में लोगों की है इस वक्त, ये उससे भी ज्यादा संख्या 24 घंटे के अंदर में अपनी बढ़ा सकते हैं। इनके पास ये कैपेसिटी है। तो ये जो इनके पास गुण है कि ये तेजी से रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं और 24 घंटे में अपनी बहुत संख्या बढ़ा सकते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें कैपेसिटी विकसित हो जाती है। ये एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस जल्दी हो जाते हैं, यानी एंटीबायोटिक दवाइयों को जल्दी ये पहचानने लगते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं और उनके प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। यानी वो एंटीबायोटिक दवाइयां इन पर असर नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती, थोड़ा और बारीक से समझ लीजिए एक बात को। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। अब हमारी जो सेल है यूकैरियोटिक सेल, अगर इसमें एवोल्यूशन होना है, अगर ह्यूमन में एवोल्यूशन होना है, तो यूकैरियोटिक सेल में जो नया एवोल्यूशन होगा उसको होने में लाखों साल लग जाती है। लेकिन वहीं पर जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में ऐसा गुण है कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया जैसे ही बने, मतलब अगली जनरेशन जैसे ही आई, अगली जनरेशन में ही इसमें एवोल्यूशन हो जाता है, यानी नए गुण इसमें आ जाते हैं। तो सोच, इतना फास्ट इसमें एवोल्यूशन होता है। अब इतना फास्ट बन रहा है कि 1 से 2 बने, उनमें नई चीजें आ गई, फिर उसके बाद जो बने उनमें और नई चीजें, तो इसलिए इनमें प्रतिरोधकता क्षमता जो है ज्यादा जल्दी डेवलप हो जाती है दूसरों के प्रति। आगे ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो दूसरा वाला बी है, ये नीले हरे सवाल है। तीसरा माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा क्या है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए ये पेनिसिलिन के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। PPLO जो है ये स्मॉलेस्ट सेल है, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आगे हम जान लेते हैं इसमें साइज के बारे में। तो देखिए जो ये हमारी सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक वाली, तो इनका साइज 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक का होता है। वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनका साइज 10 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक का होता है। और अभी आपको बताया गया था कि इनमें मल्टीप्लिकेशन जो है रैपिडली होता है, तेजी से होता है, क्योंकि एक तो छोटी है और इनके पास ऑर्गेनेल भी नहीं है, तो इन्हें ज्यादा कुछ अपनी एनर्जी कहीं और वेस्ट नहीं करनी पड़ती है। इनके पास सिर्फ काम यही कि तेजी से ग्रो करो, इजीली इसलिए ग्रो करवाती है। आगे कुछ जान लेते हैं इनके बेसिक कैरेक्टर के बारे में। तो देखिए बेसिक कैरेक्टर में क्या आता है, जैसे ये पहला है सेल वॉल। तो इनके पास सेल वॉल है या नहीं वो आप जान लीजिए। न्यूक्लियस से संबंधित, साइटोप्लाज्म से संबंधित, डीएनए संबंधित, ऑर्गेनेल से संबंधित और मेसोसोम से संबंधित इनके जो कुछ बेसिक कैरेक्टर है वो आप जान लीजिए। तो इनमें सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। कौन? जो भी आपको बताया गया था, माइकोप्लाज्मा, उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। वहीं पर न्यूक्लियस की बात करें तो इनमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी उनके बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में। साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स मिलता है, फ्लूइड मिलता है, मैट्रिक्स मिलता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। डीएनए की बात करें तो इसमें 2 टाइप के डीएनए मिलते हैं, एक होता है सर्कुलर डीएनए और एक होता है प्लाज्मिड डीएनए। सर्कुलर डीएनए क्या होता है? अंदर धागे में बना होता है। प्लाज्मिड डीएनए होता है, प्लाज्मिड डीएनए उसी मेन डीएनए से ही टूट करके आया हुआ होता है, वही प्लाज्मिड बनाता है। या जब कॉन्जुगेशन करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ये, तो उसके जरिए भी दूसरे बैक्टीरिया से इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें 2 बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सभी बैक्टीरिया में देखने को मिले, किसी किसी में होता है कॉन्जुगेशन, किसी किसी में प्लाज्मिड टूटने की प्रक्रिया होती है, तो उसी से बनकर भी आ जाता है। आगे बात कर लेते हैं इसमें ऑर्गेनेल्स की। तो इनमें ऑर्गेनेल्स जनरली नहीं होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से इसमें चीजें वगैरह नहीं होती हैं। लेकिन एक है ऑर्गेनेल जो कि नॉन मेम्ब्रेन का है, यानी नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, उसके बाहर कोई आवरण नहीं पाया है, उसका नाम है राइबोसोम, वो भी 27 प्रकार का, वो मिलता है इसमें। मीसोसोम की बात करें तो जो मीसोसोम होता है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी की इनर फोल्डिंग ही स्ट्रक्चर बनाती है, उसको मीसोसोम कहते हैं, और वो रिस्पिरेशन में काम आता है, सांस लेने में काम आता है। आगे बात कर लेते हैं इसके हम शेप के बारे में। तो बैक्टीरिया की शेप की बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया के जो शेप होते हैं, इसका एक कोड यहाँ बनाया गया है BSC-V, BSC जो करते हैं लोग, BSC-V। तो बी से मतलब है यहाँ पर बैसिलस। तो ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड शेप होते हैं, रॉड के जैसे होते हैं, उनको कहा जाता है बैसिलस बैक्टीरिया। जैसे एग्जांपल में एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है उसका बैक्टीरिया यही है। टीबी का जो बैक्टीरिया है वो भी यही है, बैसिलस वाला। इनमें क्या होता है, इनमें सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होता है। सरफेस एरिया जब ज्यादा होता है तो इसलिए ये न्यूट्रिशनल मटेरियल को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए किसी की बॉडी में जब ये जाते हैं तो उसका ज्यादा, जैसे टीबी का है तो भाई टीबी जिसको हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें दुबला पतला कमजोरी आ जाती है उसके शरीर में। क्यों? रीजन ये है कि ये बैक्टीरिया सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से उसके बॉडी से ज्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा सोखते हैं, उसकी बॉडी में लगने ही नहीं देते हैं, तो इस वजह से उसका वजन गिरने लगता है, कम हो जाता है। तो अगला हमारा यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम क्या है? इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल जैसे होती है। तो स्पाइरल ऐसे इस टाइप से। अब स्पाइरल है तो जैसे स्क्रू होता है, स्क्रू में कीली में आपने कभी देखा होगा, स्क्रू में उसमें भी ऐसे बाइंडिंग बनी रहती है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया जब किसी की बॉडी में जा रहा है तो वहां पर कोचने का काम करता है, इरिटेशन, इचिंग क्रिएट करता है, और ये अंदर टिश्यू के जाने का प्रयास करता है। ये इसकी टेंडेंसी होती है। जैसे एक बीमारी है सिफिलिस, ठीक है, जिनको हो जाती है, तो वो यही बैक्टीरिया की वजह से होती है, और ये बिल्कुल ड्रिलिंग का काम करता है, ड्रिलिंग मशीन की तरीके, इसलिए लोगों को ज्यादा उसमें प्रॉब्लम जो है, पेन वगैरह भी होता है। आगे बात करते हैं सी। तो सी से हमारा यहाँ पर
है कोकस। कोकस मतलब स्फेरिकल, गोलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनका जो सरफेस एरिया हो वो कम होता है, सरफेस एरिया कम है और इसके साथ में ये कॉलोनी बना के रहते हैं। क्यों रहना इस तरह से? क्योंकि सरफेस एरिया भी कम है, कॉलोनी बना के रह रहे हैं ताकि ये सूखने से बचे, अपने आप को बनाए रखें। ज्यादा लोग रहेंगे, सरफेस एरिया एक तरह से कहीं कुछ बना रहेगा, ये बचे रहेंगे। तो ये गोलाकार होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? जैसे किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, स्किन वाली प्रॉब्लम में देखने को यही वाला मिलेगा, कोकस वाला। इसके साथ में किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो आप समझ जाइए कि उसमें भी यही वाला बैक्टीरिया है जो गोलाकार होता है। इसके बाद बात करते हैं वी। तो वी से हमारा ये विब्रियो, विब्रियो मतलब कॉमा की जैसा, जो कॉमा के शेप में है। तो जो कॉलेरा हो जाता है वो इसी की वजह से हो जाता है। तो आगे हम और जान लेते हैं अब साइज कंपैरिजन। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं उनका कंपैरिजन इस प्रोकैरियोटिक के साथ देख लेते हैं इनके साइज के अकॉर्डिंग। तो जैसे वायरस जो है, तो वायरस का साइज होता है 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। वहीं पर जो पीपीएनओ है इसका साइज होता है अप्रॉक्स 0.1 माइक्रोमीटर, और जो बैक्टीरिया होता है इसका साइज होता है 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक का। और जो यूकैरियोट सेल होते हैं जो हमारे पास हैं वो 10 to 20 माइक्रोमीटर साइज की होती है। अगला टॉपिक समझ लेते हैं डीएनए। तो अब आखिर इन बैक्टीरिया में डीएनए किस टाइप का होता है, कैसा होता है? तो देखिए इनमें दो टाइप का डीएनए पीछे एक जो आपको बताया गया था। तो पहला डीएनए है जीनोमिक डीएनए जिसको कहेंगे, और दूसरा होता है प्लाज्मिड डीएनए। जो जीनोमिक डीएनए है इसको आप कहेंगे कि यही बड़ा डीएनए होता है और यही मेन होता है। तो उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो मेन बड़ी फंक्शन, जो काम चल रहा है, जो काम काज हो रहा है, वो यही जनरली कर रहा होता है। उसको जिंदा बनाने का, उसको लाइफ देने का काम यही जीनोमिक वाला डीएनए कर रहा होता है। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है कि कुछ एक्स्ट्रा जीन अगर बचते हैं तो वो इस प्लाज्मिड वाले डीएनए में रहते हैं, और साथ में ये उस बैक्टीरिया को जो है एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस भी बना देते हैं। इसके साथ में जैसे टॉक्सिक चीजें हैं, टॉक्सिक चीजें बनाने का भी ये काम करेगा, ठीक है। मतलब उसको और डेंजरस बनाएगा उस बैक्टीरिया को, जिस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड मिलेगा तो उसको और खतरनाक बनाएगा। और इसके साथ में ये जो है हैवी मेटल को भी जो है टॉलरेट करने की इसके पास कैपेसिटी आती है कि अगर इंसान उसको किसी हैवी डोज से दवा से मारना भी चाहेगा तो ये उसको बचा लेगा, ठीक है। अब इसमें आप इंटरेस्टिंग बात थोड़ा समझ लीजिए कि आपने सुना होगा बैक्टीरिया का नाम सुपरबग। तो अब आखिर सुपरबग कैसे बनता है? देखिए सुपरबग किसी एक ऐसे पर्टिकुलर प्रोड्यूस हुए बैक्टीरिया का नाम नहीं है। सुपरबग में क्या होता है कि जब यही जो प्लाज्मिड है, जब इस प्लाज्मिड का ट्रांसफर किसी दूसरे बैक्टीरिया में एक बार ना हुआ हो बल्कि कई बार हुआ हो, यानी कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया के अंदर कई प्लाज्मिड आ गए हो या कई बार ट्रांसफर हुआ हो, तो उसके अंदर कई ऐसे जीन्स जो है और म्यूटेशन उसमें एवोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है और वो फिर खतरनाक पावरफुल हो जाता है, उस पर कोई दवा काम नहीं करती है। तो इस तरह से सुपर बग बैक्टीरिया जो है बनता है। आगे अगला टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो जैसा जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। जो यूकैरियोटिक होता है उसमें सर्कुलर नहीं होता, उसमें लिनियर फॉर्म में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 70S का है, इसमें 80S का होता है। प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ यही इकलौता राइबोसोम ही पाया जाता है, वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वाला पाया जाता है। आगे एक बात और समझ लेते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये मास्टर होते हैं एडेप्टेशन करने में और सर्वाइवल करने में। मतलब ये अपने आप को, अपनी प्रोटीन्स को, अपने जीन्स तक को भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, बड़ी जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जाना। आई होप कि आपको आज क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।